हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए हैं 2020 का जो पेपर था वो क्या था, 203 ZH। जी हाँ, आप मिला लीजिएगा, यही था। आप कह सकते हैं अनसॉल्व पेपर है ये पूरा पूरा, और 100 अंकों का पूरा पेपर रहेगा। बिल्कुल 100 में 100 आपको मैं पक्का कराऊंगा। ये है भाग 1। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है तो इसलिए मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके लेके आया, लेकिन हाँ सब में 100 नंबर वाला पक्का रहेगा। बिल्कुल आप इसको तैयार कर लीजिए। जितना भी आपको सेट देने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, तैयार कर लीजिए। इस बात की गारंटी है। देखिए आपके जो 2022 में सेट 1 था उसकी ये सारे प्रश्न 2020 वाले और 2022 में आने की संभावना है। पूरा आपके न्यू सिलेबस मतलब 30% पर। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सूचना, आपको इसका नोट्स अर्थात इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा कहाँ पे, आपका एसकेएम स्टडी टेलीग्राम है। तो जाके 12th वाले एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहां पे डेली जो क्लास की नोट्स होती है वो आपको मिल जाएगी और आप अपना 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। लगभग 25,000, जी हाँ 25,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर रहे हैं। तो अब है आपकी बारी। एसकेएम स्टडी को सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल सब कुछ फ्री में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल इतनी बेहतरीन तरीके से हिंदी की तैयारी करवा देंगे कि 100 में 100 जो दिखाई दे रहा है ना, पूरा तोड़ के आएंगी, तोड़ के आएंगे। इस बात की गारंटी मेरी है। तो टाइम कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। 100 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित रहेंगे। ये आपका खंड क है। खंड क होता है, एक खंड ख होता है और एक खंड ग होता है। खंड क में समझ लीजिए आपका हिंदी से रिलेटेड, फिर खंड ख में आप समझ सकते हैं कि आपका जो संस्कृत से रिलेटेड होता है, और खंड ग आपके व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न सारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग खंड क देखेंगे। वो क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, खंड क में अगर देखेंगे जो जो प्रश्न आएंगे तो यहाँ पे आपके कुल 10 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे। कितने अंक के, 10 अंक के। एक गद्य पर आधारित, एक पद्य पर आधारित। तो सबसे पहले हम लोग गद्य पे आधारित देखेंगे, फिर पद्य पर आधारित। तो इसमें आपके 5 अंक आपको मिलेंगे, 5 × 1 यानी कि टोटल 5 अंक का। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। आज का जो लाइक टारगेट है वो आपका 1000 लाइक टारगेट है, और मैं आशा करता हूं आप लोग 1000 लाइक टारगेट करा ही देंगे। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है, पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोचक पर्व या धरती के फूल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित जो कृति है वो पृथ्वी के पुत्र है। पृथ्वी के पुत्र किसकी कृति है, वासुदेव शरण द्वारा लिखित, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है, पृथ्वी के पुत्र। किसके द्वारा है, यह वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखी कृति है। क्या है, पृथ्वी के पुत्र। इसका नोट्स पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, फिर बना लेंगे। एसकेएम स्टडी आप सर्च करेंगे, 25 के सब्सक्राइबर दिखाई देगा, उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। फ्री में पीडीएफ वहीं पे मिलेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है। यानी जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं वो किसके लेखक हैं, सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार या मंथन। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो लेखक हैं वह किसके हैं, तो प्रोफेसर जी सुंदर जो रेड्डी लेखक हैं वो मेरे विचार के हैं। किसके हैं, मेरे विचार के जो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके लेखक हैं। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। अगला है यहाँ पे, यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है। यशपाल की जो कृत है वो क्या है, सिंहावलोकन। जो रचना की विधा कौन सी है, यह एक आत्मकथा है या रेखा चित्र है, या फिर आप कह सकते हैं संस्मरण है, या फिर कहानी है। तो जो यशपाल कृति सिंहावलोकन रचना की विधा है यह एक आत्मकथा है। यानी कि पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ फ्री में एक्सेस करेंगे कहाँ से, आप एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहाँ से ज्वाइन कीजिए। जो आपको पीडीएफ नहीं मिला है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निराला की साहित्य साधना के लेखक है। जो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या डॉक्टर रामविलास शर्मा।
तो निराला की साहित्य साधना के लेखक जो हैं वो हैं आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं यह कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। तो चौथा आपका क्या हो जाएगा? इट इज राइट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामविलास शर्मा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे। प्रश्न क्या है? आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक जो हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। कौन है? देखिए तीसरा आंसर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लाइक टारगेट 1000 लाइक टारगेट है। आप कहेंगे सर आप लाइक बहुत मांगते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, सपोर्ट करिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे यूपी बोर्ड की फ्री PDF आपको टेलीग्राम SKM स्टडी पर मैं आपका एजुकेटर ऑनर ऑफ SKM स्टडी शिवम मिश्रा प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको फ्री में चाहिए तो जाके ज्वाइन कीजिए आज ही, क्योंकि बोर्ड के समय आप 95+ टारगेट बनाइए। ठीक है ना? चलिए अब यहाँ प्यारे बच्चों अगला है, आप बोले थे गद्य और एक पद्य। ठीक है ना? अब उसके रिलेटेड है आपके 10 टोटल आपके 10 बहुविकल्पी यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। और ये आपका भाग 1 है। भाग 1 मतलब इसमें लिया गया है, उसके बाद आपका कल एक नेक्स्ट पार्ट देंगे, आधा हो जाएगा, फिर इसके बाद यानी कि सारे सेट को करवा देंगे और सब आपके 100 अंक वाले रहेंगे। 100 में 100 टारगेट करेंगे। 100 में 100 को हमें क्या करना है? टारगेट करना है। अगर आप 100 में 100 टारगेट करेंगे तो क्लियर है 95 नंबर आ ही जाएंगे। हिंदी में क्या है यार? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है किसको? सबरपा, देवसेन, सरहपा या खुमाण रासु। तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है वह सरहपा को माना जाता है। सरहपा कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। कौन है? सरहपा जी हैं। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है? ख वाला, नई कविता युग की रचना है। जो नई कविता युग है किसकी रचना है? यामा की है, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन या पुरुरवा। तो नई कविता युग की जो रचना है वह है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख किसकी है? नई कविता युग की रचना है। कौन है? खुशबू के शिलालेख। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का कौन सा प्रकाशन वर्ष है? और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हर साल आप देख सकते हैं, हर साल आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यूपी बोर्ड का टारगेट किए हैं 2022 में 95+ का। तो बिल्कुल आप इसी टारगेट पे डटे रहें और आपका इस बात की 100% गारंटी है आएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके सिलेबस से रिलेटेड है वही आएगी। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। 1943 है यह क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो 43 यानी कि 43 क्या है? 1943 क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसको याद कर लीजिए, EIMP में डाल लीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती, कल्पना, कवि वाचन सुधा या ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वह है आपका कवि वाचन सुधा। कवि वाचन सुधा क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। इसको भी आप IMP में डाल लीजिए। यह पिछले साल यानी सन 2021 में तो एग्जाम हुआ था, लेकिन सन 2020 में आपका पेपर जो बना था वो क्या था? JDS पेपर में ये पूछा गया था। आप देख लीजिएगा अनसॉल्व उठा के। अगला प्रश्न यहाँ पे, रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। रीतकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है क्या है? राज प्रशस्ति, श्रृंगारिकता, और अगला है यहाँ पे
रीति, निरूपणता और अगला है नीति। तो इसमें आपको राइट आंसर देना होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका, यह प्रश्न आया था लेकिन हमें उत्तर नहीं मिला, तो इसे आप ढूंढ के कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, जो चीज़ मुझे नहीं मिला वो आपको हम गलत नहीं देने वाले हैं। एसकेएम स्टडी में यही चीज़ आपको एक खास बात मिल जाती है कि मैं आपको कभी गलत चीज़ें प्रोवाइड नहीं करूँगा। जो चीज़ मुझे आएगी वही मैं आपको खोजबीन करके दूंगा, उससे बाहर आपका एक भी देने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। अब ये मत सोचिएगा कि सर कुछ भी कहीं से उठा के दे देंगे, तो मैं कुछ भी ऐसा उठा के कहीं से देने वाला नहीं हूँ। जो चीज़ें क्लियर है बस हम आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जो चीज़ें नहीं आएंगी उसको बिल्कुल भी हम टच भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी आपको इसकी टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आप इसको ढूंढ के कर लीजिएगा। ये चीज़ें बहुविकल्पी हो गई। तो यहाँ पे हमने 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा टोटल देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या देखते हैं, गद्यांश पद्यांश आप आधारित प्रश्न बनता है और कितने अंक का बनता है, तो आप वो भी देख लीजिए। यह टोटल आपके 10 अंकों का प्रश्न बनता है। देखिए, इसमें आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 प्रश्न। टोटल कितने? 2 अंक का रहेगा टोटल, यानी कि एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 10 अंकों का आपको यहाँ से पद्यांश और गद्यांश। तो ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले गद्यांश देखेंगे। गद्यांश क्या है? वो है यहाँ पे, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं। जो माता होती हैं अपने सभी पुत्रों को क्या चाहते हैं? समान भाव से चाहती हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं। पृथ्वी पर फिर भी ये सभी मातृभूमि के पुत्र हैं। यानी कि आप कह सकते हैं, यदि कोई माँ है तो उसके कुल आपके 5 पुत्र हैं, तो पांचों पुत्र अगर अलग अलग विचार के हैं, कोई बहुत बड़ा दलिद्र आदमी है, मतलब नीचे है, गलत काम करता है, कोई बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन माँ की नज़रों में वो सारे पुत्र समान भाव से रहते हैं, आपको पता होगा। उसी प्रकार पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी भी हमारी माँ के समान है। यहाँ पर पृथ्वी यह नहीं देखती कि वो नीच ऊंच है या फिर वो गरीब है वो अमीर है, ये इस जाति का है वो इस जाति का है, ये इस देश का है वो इस देश का है। तो ऐसा पृथ्वी कभी नहीं देखती। वो क्या करती है, जो भी यहाँ पे है, वो चाहे मनुष्य है, चाहे जीव है, जंतु है, पक्षी है, या आप कह सकते हैं कोई पेड़ है, कोई पौधा है, वो सभी समान भाव से सभी को पृथ्वी देखती है। कभी भी ऊंच नीच का भाव से पृथ्वी जो है नहीं देखती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया है। अब इन्होंने यहाँ से प्रश्न पूछा है। सबसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। तो यहाँ पे है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, तो आप कह सकते हैं। और यहाँ पे माता को किससे जोड़ा गया है, तुलना की गई है, पृथ्वी से तुलना की गई है। या तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं कि माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है, यानी कि पहला का राइट आंसर आपका ये है, ये पहला का राइट आंसर है, ठीक ना, ये वाला। या फिर आप कह सकते हैं पृथ्वी माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है या फिर रखती है। क्लियर है। अगला है यहाँ पे दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा है, समान अधिकार का भागी कौन है। समान अधिकार का भागी कौन है। तो यहाँ पे है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। तो समान अधिकार का भागी कौन है, तो जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है। अब मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा कौन है, प्रत्येक प्राणी जुड़ा हुआ है, प्रत्येक प्राणी। अब प्राणी में जिसमें भी जीवन है वो सभी किस में आ जाएगा, प्राणी में हो जाएगा। वो चाहे मनुष्य हो, या फिर वो चाहे पेड़ हो, या फिर वो चाहे आपका कीड़े मकोड़े, या फिर आप पशु पक्षी, मतलब कोई भी है, सभी प्राणी समान अधिकार का भागी है। तो समान अधिकार का भागी क्या है, प्रत्येक प्राणी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, समान अधिकार का प्राणी प्रत्येक भागी है। या फिर आप ये भी दे सकते हैं कि
यहाँ पे है ना, जो मातृभूमि के साथ उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। जैसे नगर, जनपद, गांव, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है? अनंत है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है बस उसी को यहाँ पे आपको लाके रख देना है बस। और आपका बोले ना कि आपको टेंशन नहीं लेना है, 95% का जो एसकेएम स्टडी आपका टारगेट कराया है ना, वो आपको पूरा मैं करवा दूंगा। मैं आपको एकदम स्पेशल वाली वीडियो दूंगा। ऐसा आपका कोई ऐसा वीडियो नहीं रहेगा जो कि आपको हेल्प नहीं करेगा। सारे वीडियोस बहुत ही आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है। बस आपको इसी प्रकार से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? जुड़े रहना है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ क्या करेंगे आप लोग? लाइक ज़रूर करेंगे। अगर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मज़ा आ जाएगी। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। यहाँ पे है एक अनंत, सॉरी, हाँ, अनंत। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक अनंत है और दूसरा आया है जनपद। देखिए, अनंत मतलब वो होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई अंत नहीं ना, इसको कहते हैं बेड़वा आठ। अनंत को किसे दिखाते हैं? बेड़वा आठ से। देखिए, ये 8 होता है, एक थप्पड़ मारो इधर से, ये इधर आ जाएगा, तो इसको कह सकते हैं बेड़वा 8 से दिखाते हैं, ठीक है ना? तो अनंत को किससे दिखाते हैं? बेड़वा 8 से, लिख लीजिएगा। तो अनंत और जनपद शब्द का अर्थ क्या है? अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो, अर्थात असीमित। और जनपद का क्या होता है? जिला होता है। जनपद का जिला ही तो होता है। जनपद का क्या होता है? जिला होता है। अब अगला है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब भैया, ये जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, यह तो आपको लिखना रहेगा। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है। जो प्रस्तुत गद्यांश है इसका शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस छोटा सा प्यारा सा आप आंसर दे दीजिए, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ना ही नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आपको सोच रहे हैं कि पढ़ना है तो बिल्कुल भी आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? बस आप इतने पढ़ लीजिए, हो गया। इतना पढ़ लेंगे आपका काम हो जाएगा। तो काहे के लिए और आपको सारी चीज़ें पढ़नी है? बिल्कुल नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पे है आपका पद्यांश रिलेटेड। वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। पद्यांश भी आपका 10 अंकों का आएगा। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक मिलेंगे। तो टोटल कितना आपका? 10 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे पद्यांश क्या है? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दी। तो ये क्या है? ये पद्यांश है। ये क्या है? पद्यांश है, ठीक है ना? अब इस पद्यांश से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। सबसे प्रश्न यहाँ से ये पूछा गया है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? तो यहाँ पे है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं जाकर तुम मेरी दुख जो कथा है या श्याम को सुना दे। तो यह किससे बोल रहे हैं? दूतिका। आप अगर पढ़े होंगे इसीलिए कहते हैं, जब आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो जो दूतिका से राधा जी किसे कहती हैं? पवन दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। राधा किसके द्वारा भिजवाती हैं? राधा जो है पवन को दूतिका मतलब जाने वाला, किसको भेज रही है? तो जो राधा है पवन को, वायु को दूतिका बनाकर, दूत एक दूत होता है। दूत का मतलब ये होता है कि जैसे राजा, यदि आप किसी को भेज रहे हैं, तो जिसको आप भेज रहे हैं वो क्या? दूत है। क्या है? दूत है। तो जो राधा है वो पवन को कहती है कि आप जाके मेरा सारा दुख आप श्याम को बता दीजिए।
तो यहां पर पवन जी दूतिका बनकर जा रहे हैं, किसके पास? कृष्ण के पास। किसका संदेशा लेकर? राधा का। तो राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती है। अगला प्रश्न है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। तो ये जो मेंशन किया गया है, यह मेंशन किया गया है कृष्ण के लिए। तो यहाँ पे इसी का आप अर्थ निकाल लीजिए। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल नेत्र वाले हैं। तो इसका मतलब यही है। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। तो इसका मतलब यह है कि राधा पवन से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए हैं तथा वहां से न कोई संदेशा ही भिजवाया है। बस। अगला यहाँ पे राधा की मनोदशा की वर्णन कीजिए। तो राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ और मेरी विरह दशा उन्हें सुना दो। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अगला है, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध इसके रचनाकार हैं। बस। अब यहाँ पे आपका बनता है 5 अंकों का शब्द सीमा 80 शब्द रहेगा। 5 अंक का बनेगा आपके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, लेखक साहित्यिक परिचय देते हैं, उनके कृतियाँ लिखना है। तो यहाँ पे 3 दिया है। डॉक्टर आपके पूछा गया था 2020 में, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर परसाई। तो मैंने यहाँ पे लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो चलिए देख लेते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। तो द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर करते रहे और 1950 में आप यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इससे 1 वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डिलीट की सम्मानित उपाधि से विभूषित हुए थे। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और भारत सरकार ने 1957 में इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि प्रदान किया था और सन 1960 से 1966 ईस्वी तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या क्या हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटच, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोचक पर्व, कल्पता, आलोचना साहित्य, सूर साहित्य, कालिदास की लालिल्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, उपन्यास, बाल भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखन, पुनर्वाह और अनाम दास का पोथा, संपादन नाम सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वी राज रासो और संदेश रासक। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कवि। अब यहाँ पे एक मैं आपको बताया था लेखक का जीवन परिचय, अब यहाँ पे कवि का जीवन परिचय। तो ये हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं। जो कल का वीडियो आएगा इसके आगे वाला रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही लेंदी वीडियो चला जाएगा, इसलिए हमने इसको कल रखा है। तो आप 100 नंबर बिल्कुल पक्का कीजिए SKM स्टडी के साथ। 1000 लाइक जाके इसका PDF आप डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? SKM स्टडी टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, प्लीज सपोर्ट SKM स्टडी चैनल।